हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट 475 प्लस पे। और जैसा कि हमने शुरू किया था अपने पहले लेक्चर में, जैसा कि हमने पढ़ा था, टारगेट जो हमारा था वो था फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। आज भी हम उसी टारगेट को पूरा करने के लिए आए हैं और आपके साथ हम हमेशा ही इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद हमारा सपोर्ट करने के लिए। और हमने कल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी थी जो कि शायद आपने पहले देखी होंगी, लेकिन जो क्लास 10th के नज़रिए से ऑब्जेक्टिव से कुछ ज़्यादा ज़रूरी थे। हमने कल बहुत चीज़ देखी, जैसे कि हमने देखा कि प्रकाश जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसके बाद हमने देखा कि उसको कैसे देख सकते हैं। फिर प्रकाश किरण देखा, किरण पुंज देखा, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ों को देखा। आशा है आपने हमारा लेक्चर 2 देखने से पहले लेक्चर 1 जरूर देखा होगा और उससे पहले भी हमारा इंट्रोडक्शन जरूर देखा होगा, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हम किस तरह से हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे प्रकाश के परावर्तन का, जो कि आपके क्लास 10th के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला है। इसमें हम प्रूफ करने के लिए भी सीखेंगे, परंतु अभी हमें बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना होगा। बेसिक चीज़ों में सबसे पहले क्या क्या आया था, तो जैसे कि हमारा चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन, तो हम लोगों ने लेक्चर 1 में सिर्फ प्रकाश के बारे में बात किया था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होती है, किरण पुंज क्या होता है, कितने प्रकार के किरण पुंज होते हैं, और प्रकाश के परावर्तन की एक हल्की सी झलक देखी थी कि कैसे कोई किरण आती है और कैसे कोई किरण जाती है। और अभी के वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं कि प्रकाश के परावर्तन के बाद आगे का सिस्टम क्या क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, ये सभी हम सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। और इसी तरह के जानकारी के लिए आप हमें क्या करते रहिए, फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए। और इसी तरह से हम आपके हर एक सब्जेक्ट, जो क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, एसएसटी हो। अधिकतर लोगों को क्या होता है कि एसएसटी का सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। हम वादा कर सकते हैं कि एसएसटी का एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। हम लोग अपने टाइम में भी वो करते थे, क्या कहते हैं, सजेस्ट करते थे क्वेश्चन को कि ये आना चाहिए, और वो आता था। तो आशा है कि हमारा इस हर बार में हम लोग ऐसा करते हैं कि पिछली बार भी किए, इस बार भी हम लोगों ने एसएसटी के लिए क्वेश्चन को दावा किया, वो आया ही। तो आशा है कि आगे भी इसी तरह से होता चलेगा और आप हमारा साथ देंगे। चलिए हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, जो क्या है। देखिए दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं वो है फिजिक्स, वो है फिजिक्स। हमने सोचा है कि हम केमिस्ट्री के लेक्चर को भी आए आपके सामने लेकर। अभी फिलहाल प्रकाश के परावर्तन पर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। देखिए फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था हमारा, सॉरी है हमारा, वो है प्रकाश का परावर्तन। अब मेरे भाई, प्रकाश के परावर्तन में हमने प्रकाश के बारे में तो देख लिया। अब सवाल उठा, थोड़ा सा लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर को इसमें रिवीजन कर दिया जाए, ताकि अगर कोई बच्चे पहली बार हमारा लेक्चर 2 भी देख रहे हो तो वो लेक्चर 1 देखना पसंद करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने प्रकाश के बारे में बताया। क्या बताया था भाई, प्रकाश क्या होता है, एक कारक होता है। प्रकाश क्या होता है, एक कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के बारे में हमने ये बताया। उसके बाद हमने बताया कि प्रकाश जो होती है एक सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश क्या होती है, एक सरल रेखा में गति करती है, जिसे कि किरण कहा जाता है या फिर प्रकाश किरण कहा जाता है। वो सिमरन की किरण नहीं, किसकी किरण थी, अभी वो तो कुछ कुछ होता है, देख लीजिए। सरल रेखा में अगर प्रकाश गति कर रही है तो उसे क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है या प्रकाश किरण कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि प्रकाश, या फिर प्रकाश ना बोल के हम डायरेक्ट कर देते हैं किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या कहा जाता था, किरण पुंज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, किरण पुंज कहा। और किरण पुंज कितने तरीके के होते थे,
तो तीन तरीके के होते थे। सबसे पहला होता था समांतर किरण पुंज, दूसरा होता था आपतित किरण पुंज, और तीसरा होता था अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होता था कि सारी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। अपसारी में क्या होता था, किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, तो उसे हम लोग कहते थे अपसारी किरण पुंज। अभिसारी में क्या होता था कि एक ही बिंदु पर लगेगा, जैसे एक ही बिंदु पर आकर क्या हो रही है, सारी किरणें मिल रही है, तो उसे हम लोग कहते थे अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद हमने जो प्रकाश का परावर्तन देखा था, वो तो आज हमारा नया टॉपिक है, तो उसको हम फिर से देखेंगे। फिलहाल के लिए इसमें जो चीजें छूट रही हैं वो है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, तो प्रदीप्त वस्तु में हमने क्या देखा था, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसी को ना दीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है। दीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है। ये दो तरीकों से होता है, ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। पहला कैसा होता है, प्राकृतिक, और दूसरा होता है मानव निर्मित। पहला प्राकृतिक कैसा होता है, ये सूर्य, प्राकृतिक में सिर्फ और सिर्फ सूर्य है। अब मानव निर्मित में हमारे पास बल्ब है, लालटेन है और भी बहुत कुछ है। ठीक है। दूसरी बात, एक बात, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या था भाई, अप्रदीप्त वस्तु, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। अप्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। इसके बाद हमने देखा था पारदर्शी पदार्थ। क्या देखा था, पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद देखा था पारभासी, जो कि अधिकतर लोगों को आती होगी, और अपारदर्शी। लेकिन मेरे कहने से तो पारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी तो मुंह में होना चाहिए, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है कभी पूछ भी दे, पारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी, इसके उदाहरण भी पूछे जाते हैं। पारभासी में होता है तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। पारदर्शी में आप कांच बोल सकते हैं। अपारदर्शी तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, आपका किताब, आपके हाथ से भी किरण पार नहीं होती। ठीक है। ये पारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी। अपारदर्शी जिसे प्रकाश की किरण पार ना हो, पारदर्शी जिसे प्रकाश की किरण पार हो, पारभासी जिसे प्रकाश की किरण आंशिक रूप से पार हो, उसे हम लोग कहते थे पारभासी। ये हमारा कल का लेक्चर का क्या है, ये हमारे कल के लेक्चर का क्या है, एक शॉर्ट नोट जिसको कह सकते हैं। ठीक है। अगर देखिए हमारे चैनल पे क्या होगा कि आपको हैंड रिटन नोट मिलेगा, कोई पीडीएफ तो रहेगा, वो हैंड रिटन नोट का पीडीएफ रहेगा, मतलब कोई फॉर्मेट नहीं रहेगा। फॉर्मेट कहने का मतलब कि कोई लैपटॉप से लोग जो बनाते हैं वैसा नहीं, हैंड रिटन नोट रहेगा हमारे चैनल पे। और अगर पीडीएफ हैंड रिटन नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल 475 को फॉलो करना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश देख लिया, अब परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। देखो परावर्तन को अगर सीधी सीधी अक्षरों में हम सीखना चाहें तो परावर्तन मतलब होता है लौटना। क्या मतलब होता है, लौटना। अब लौटेगा भाई कैसे, जब तक टकराएगा नहीं तब तक लौटेगा नहीं। तो इसका मतलब तो साफ है कि प्रकाश के परावर्तन में टकराना जरूरी है, तब ना लौटेगा। अब टकराने के लिए हमको कैसा माध्यम चाहिए भाई, तो अपारदर्शी माध्यम चाहिए। टकराने के लिए हमको कैसा माध्यम चाहिए, अपारदर्शी माध्यम चाहिए, अपारदर्शी माध्यम चाहिए। ठीक, अपारदर्शी माध्यम चाहिए। दूसरी बात कि अपारदर्शी माध्यम के साथ साथ हमको प्रकाश के परावर्तन के लिए एक ऐसा वस्तु भी चाहिए जिससे कि प्रकाश निकले, एक ऐसा वस्तु भी चाहिए जिससे कि प्रकाश निकले। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। प्रदीप्त पदार्थ के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, चाहे वो मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, कुछ भी ले सकते हैं। तो चले, अब परावर्तन क्या हो गया, अक्षरों में तो समझा दिए कि लौट जाना। लेकिन परावर्तन तो समझ के लौट जाना, लेकिन प्रकाश का परावर्तन, लेकिन प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, लेकिन प्रकाश का परावर्तन क्या होगा। अरे भाई परावर्तन मतलब लौटना, प्रकाश यानी प्रकाश का लौटना।
प्रकाश का लौटना। अब प्रकाश लौटेगी, लेकिन प्रकाश तो किसी माध्यम में लौटेगी ना, तो वही कहते हैं प्रकाश जिस माध्यम, सिर्फ ये समझने के लिए, प्रकाश जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे कि प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या? प्रकाश जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है? या फिर हम अगर आपको ये लिखना है तो प्रकाश का उसी माध्यम में, प्रकाश जिस माध्यम से आती है, प्रकाश जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या हो जाती है? लौट जाती है, लौट जाती। ठीक? प्रकाश, अभी ये सटीक डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक समझाने के दृष्टिकोण से हम आपको भी बता रहे हैं कि प्रकाश जिस माध्यम से आती है वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसका मतलब कि प्रकाश क्या करेगी? प्रकाश, मान लीजिए ये क्या है, कोई अपारदर्शी वस्तु है, ये एक अपारदर्शी वस्तु है। प्रकाश के लिए हमने क्या बताया कि एक प्रदीप्त पदार्थ का होना आवश्यक है। मान लीजिए ये रहा प्रदीप्त पदार्थ। ठीक है? प्रकाश जिस माध्यम से आती है, प्रकाश जिस माध्यम से आती है, प्रकाश क्या हुई? जिस माध्यम से आई, ये प्रकाश क्या हुई? आई, और इस अपारदर्शी वस्तु से टकराई, क्योंकि परावर्तन का मतलब लौटना, तो लौटने के लिए हमको अपारदर्शी माध्यम चाहिए, क्योंकि टकराना जरूरी है, तो टकराने के लिए अपारदर्शी माध्यम हो गया। प्रकाश जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट गई। प्रकाश जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस लौट गई। किससे लौटी? वस्तु से टकरा कर ना, तो प्रकाश का वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का, या फिर आने वाली आपतित प्रकाश का, या फिर आने वाली आपतित किरण का वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या? प्रकाश का किसी वस्तु या किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। 3 बार बोले, 3 बार में याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हम फिगर से ही आपको समझा रहे हैं कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर, ये वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। किसी भी प्रदीप्त पदार्थ से आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। कौन सी किरण कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। प्रदीप्त वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण को कौन सी किरण कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। और उस जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर प्रकाश की आपतित किरण वस्तु से टकराती है, जिस बिंदु पर, उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोले कि प्रकाश, आपतित प्रकाश वस्तु से जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और बिंदु से टकराने के बाद जब प्रकाश लौटती है तो उस लौटती हुई प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। माने कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं? वस्तु से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। वस्तु से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण अपारदर्शी वस्तु के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है? लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद आपतन बिंदु से एक अभिलंब खींचा जाता है। आपतन बिंदु से एक अभिलंब खींचा जाता है, और अभिलंब जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। थोड़ा मोड़ा चित्र हो सकता है टेढ़ा लगे, तो हम बोर्ड पे बना रहे हैं, लेकिन कॉपी पे आपको क्या करना है? स्केल का यूज करना है कि आपतित किरण सीधी दिखनी चाहिए, परावर्तित किरण सीधी दिखनी चाहिए, अभिलंब एकदम इस पॉइंट के बीचों बीच सीधा खड़ा दिखना चाहिए। ठीक है? इसे हम एन बताते हैं। एन, इस पॉइंट को, इसे पी और इसे क्यू। ठीक? देखो, आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखो, ये अभिलंब आपतन बिंदु से खींचा गया और आपतन बिंदु तल पर है, यानी ये तल के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है।
क्योंकि हमेशा लंब क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये लंब के साथ, ये लंब तल के साथ, ये जो आपका अपारदर्शी वस्तु का सतह है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। किसके साथ? ये अपारदर्शी वस्तु के साथ, अपारदर्शी वस्तु के साथ ये लंब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और इधर भी क्या कर रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक, इसको याद रखना है। इसको मिटाते हैं फिलहाल, लेकिन इसको याद रखना है। हो सकता है कभी आगे चल के काम आ जाए कि कोई भी जो अपारदर्शी वस्तु है वो अभिलंब के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है प्रकाश के परावर्तन में। ठीक, उसके बाद अब हम मुख्य बात पर आ रहे हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और ये वाला कोण देखिए, मेरे में क्या हुआ कि आपतन कोण छोटा दिखा, परावर्तन कोण जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब मेरे में ये थोड़ा अप डाउन बन गया, लेकिन आप हमेशा जो चित्र बनाइएगा ये याद रखिएगा कि दोनों कोण एक जैसा दिखना चाहिए। हम थोड़ा सा ऊपर भी बना दिए हैं, अगर हो सकता है हम यहाँ नीचे बनाते तो दोनों देखिए इक्वल दिख रहा है। तो एक चीज को याद रखिएगा कि दोनों एंगल जो होता है वो चित्र में भी एक जैसा दिखना चाहिए, कि हाँ ये दोनों यहाँ से भी, यहाँ भी बराबर लग रहा है और यहाँ भी बराबर लग रहा है, ऐसा दिखना चाहिए। ठीक, अब ये तो हो गया भाई, सारे टर्म समझ में आ गए कि प्रदीप्त पदार्थ से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण अपारदर्शी वस्तु के से जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से टकराकर जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये सारे टर्म्स को डिफाइन करने भी आता है, तो इस टर्म्स को हम अभी डिफाइन करेंगे। और प्रकाश के परावर्तन का सटीक डेफिनेशन भी लिखा जाएगा, जो कि हम आपको बताए कि प्रदीप्त पदार्थ से आने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे कि प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले क्या? सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि प्रदीप्त पदार्थ से आने वाली प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे कि प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। मतलब आप दोनों लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। आप क्या, हम लिखते हैं प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के बाद उसका डायग्राम बनाएंगे, उसका इमेज बनाएंगे कि भाई देखो ऐसे होता है। तो हम एक क्या कर रहे हैं, दर्पण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? या अपारदर्शी वस्तु भी ली जा सकती है, लेकिन दर्पण को क्या माना जाता है ना,
कि उसको एक अच्छा सा परावर्तक सतह माना जाता है। अभी समझाएंगे कि क्या कहने का मतलब है। इसको हम m और इसको m डैश मान लेते हैं। जब इमेज बनाएंगे तो नामकरण जरूरी होती है। इमेज बनाते समय क्या होता है, नामकरण जरूरी होता है। इसलिए हमने इस दर्पण को भी नाम दे दिया m और m डैश। चाहे तो आप इसको कह सकते हैं कि हमने एक दर्पण माना है जिसे m या m, जो m डैश है। एक प्रदीप्त वस्तु जिसे कि O मान लिया, इस बिंदु स्रोत से इस प्रदीप्त वस्तु से एक प्रकाश आ रही है, थोड़ी ज्यादा हो गई क्या कि जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस भी जानी है। ठीक है, ये हम यही मानते हैं। ठीक है, ये किसी बिंदु स्रोत O से एक प्रकाश की किरण आ रही है जो पॉइंट P पर अपारदर्शी वस्तु दर्पण से टकरा रही है, पॉइंट O पर, और वहां से टकराने के बाद पॉइंट S की तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रही है? S की तरफ जा रही है। पॉइंट P से एक लंब खींचा गया है, एक लंब खींचा गया है, एक लंब खींचा गया है भाई, लोग खींच दिए n, इसका नामकरण क्या कर दिए? n कर दिए। ओ हो गई प्रदीप्त वस्तु जो आपतित। अब हमसे पूछे कि आपतित किरण इसमें क्या है, तो हम बोलेंगे भाई देखो ये वाली। और एक चीज हाँ मिस हो गई थी कि किरण के लिए हमें ये तीर दिखाना जरूरी है। हमने कल के लेक्चर में भी बताया था कि अगर किरण को दिखाना है तो तीर बताइए। इसलिए बता रहे हैं कि अगर किरण को बताना है तो तीर दिखाइए, जिससे ही पता चल रहा है ये किरण यहाँ आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपतित किरण है। ये यहाँ से जा रही है, इसका मतलब ये हो गया परावर्तित किरण है। तो चलो भाई, चलो यहाँ पे करते हैं कि ये आपतित किरण हो गई, ये आपतित किरण हो गई, ये वाली परावर्तित किरण हो गई, ये वाली परावर्तित किरण हो गई, और ये वाला आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु हो गया। उसके बाद ये तो लंब हो गई, लिख दीजिए इसको, यहाँ निकाल के ऐसे लिख देते हैं, ये अभिलंब हो गया। ये वाला एंगल, इस एंगल को हम परावर्तन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण हो गया। और इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। यहाँ पे ऐसे दिखाना होगा, इस डायग्राम में आपको बताना होगा कि ये सारे का सारा क्या है भाई, एक हिस्सा है प्रकाश के परावर्तन का। अब इसके बाद आता है क्या कि इसके सभी टर्म पदों को क्या करिए कि डिफाइन करिए, उसका परिभाषा दीजिए। तो हम उसका परिभाषा ही भी देंगे। देखिए सबसे पहले क्या आता है? आपतित किरण। सबसे पहले आता है आपतित किरण, सबसे पहले आता है आपतित किरण। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, या फिर क्या कहेंगे? या फिर क्या कहेंगे बताइए, बताइए। या फिर किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ऐसे तो ये सही नहीं है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य से किरण आती ही है। लेकिन फिर भी हमने क्या बोला है कि किसी वस्तु पर पड़ने वाली, किसी वस्तु पर पड़ने वाली, यहां से हटा देते हैं, पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए हम ये भी बताते जा रहे हैं कि कैसे कैसे परीक्षा में करना है। आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए आपने डायग्राम बनाया है, आप चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं जैसा कि चित्र में ओपी आपतित किरण है। जैसा कि आप क्या लिख सकते हैं? जैसा कि चित्र में ओपी आपतित किरण है। ठीक है, लिख सकते हैं आप, कोई गलत नहीं है इसमें। जैसा कि चित्र में ओपी क्या है? आपतित किरण है। दूसरा बात, आपतित किरण के बाद परावर्तित किरण, आपतित किरण के बाद परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण का क्या डेफिनेशन होगा? आपतन बिंदु से टकराकर जाने वाली किरण को आप परावर्तित किरण कहते हैं। बात खत्म, टेंशन क्यों लेना। आपतन बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट, ये जरूरी है, ये मेरे हिसाब से उसी माध्यम में करना जरूरी है, उसी माध्यम में करना जरूरी है। आपतन बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरण को
परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद परावर्तित किरण के बाद कौन सा किरण? परावर्तित किरण के बाद आता है आपका आपतन बिंदु। देखिए, जैसा कि हमने आपतित किरण में बताया था कि आप चित्र के हिसाब से लिख सकते हैं, तो इसमें भी लिख सकते हैं आपतन बिंदु। इसमें भी लिख सकते हैं कि जैसा कि चित्र में PS, न कि SP, PS, SP भी चलेगा, लेकिन PS क्या है? परावर्तित किरण है। ठीक है। उसके बाद आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण अपारदर्शी वस्तु पर जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण अपारदर्शी वस्तु से, या फिर डायरेक्ट वस्तु भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपारदर्शी वस्तु से जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर जैसा कि चित्र में P एक आपतन बिंदु है, P आपतन बिंदु है। अब बच्चा अभिलंब का डेफिनेशन क्या होता है? अभिलंब का डेफिनेशन क्या होता है? आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जैसा कि चित्र में PN एक अभिलंब है। PN क्या है? एक अभिलंब है। ठीक। उसके बाद है आपतन कोण। उसके बाद कौन सा कोण है भाई? आपतन कोण है। उसके बाद आपतन कोण है। आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब, लेकिन थोड़ा स्पेस कम है, सो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। वरना आप कर सकते हैं कि आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब, क्या बोल रहे हैं? आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। लेकिन अभी हम क्या लिख रहे हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद सिर्फ एक टर्म बाकी है जिसको कहा जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? यहाँ भी हम वही करेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? पूरा का पूरा। अगर आपको आता है 5 नंबर में, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन को समझाइए, अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन को समझाना है, तो ये इतना ही लिखना है, बस इतना सा। अब मन हो तो चित्र वाली चीजों को दर्शा देना है कि जैसा कि चित्र में OP आपतित किरण है, जैसा कि चित्र में PS परावर्तित किरण है, जैसा कि बिंदु P आपतन कोण है, जैसा कि PN अभिलंब है, जैसा कि एंगल, अब बताने की बात उठेगी, एंगल। अब एंगल क्या करते हैं ना लोग, अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट करेंगे एंगल P, फिर से करेंगे एंगल P, तो ये तो भाई पता चलेगा क्या एंगल P तो यहाँ पर
आपतन कोण परावर्तन कोण पता ही नहीं चलेगा कि क्या आपतन कोण है क्या परावर्तन कोण है, क्योंकि पी पर तो दोनों तरह के एंगल बन रहे हैं। तो वैसी स्थिति में क्या किया जाता है, वैसी स्थिति में नहीं, कोण को दर्शाने का ये सही तरीका नहीं होता है। ठीक है, कोण को दर्शाने का सही तरीका क्या होता है, देखो कोण का दिखाने का सही तरीका दिखाते हैं। कोण को दिखाने का सही तरीका क्या है, हम कौन सा कोण दिखाने वाले हैं, ये वाला कोण दिखाने वाले हैं। तो हम ऐसे या ऐसे लीजिए या फिर ऐसे लीजिए, मतलब कितना में ये एंगल आ रहा है। तुम देख रहे हैं, ये देखिए अभिलंब और आपतन कोण के बीच का है। आपतन आपतित किरण क्या है, ओपी, और ये क्या है, पीएन। तो मतलब यहाँ पे पी पे बन रहा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, एनपीओ। तो अगर हमसे पूछे आपतन कोण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हमसे पूछे आपतन कोण को लिखने के लिए, आपतन कोण को लिखने के लिए पूछे, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। अगर हमसे आपतन कोण को लिखने बोले, आपतन कोण को लिखने बोले और परावर्तन कोण को लिखने बोले, परावर्तन कोण को, तो कैसे करना है, देखो ये देखो ना, ये वाला एंगल बताना है ना, ये ऐसे हुआ, ये क्या हो गया, एनपीओ। तो ये एनपीओ, यहाँ पे एंगल का साइन दिखा देना है। इससे क्या हुआ, ये पता चला कि ये पी वाला बीच वाला एंगल बताता है। बीच वाला क्या बताता है कि एंगल बताता है कि एंगल कहाँ बन रहा है। बीच वाला क्या बताता है, एंगल कहाँ बन रहा है। तो बताया भैया पी पे एंगल बन रहा है, कैसे बन रहा है, एन और ओ, एन और ओ के बीच वाला। ठीक है, उसी तरह से उसके बाद ये वाला अगर बताना होगा तो सिंपल से बता सकते हैं, भाई देखो बीच में एंगल कहाँ है, पी पर है, एंगल कहाँ है, पी पर। कहाँ से कहाँ लेना है, ये वाला लेना है, मतलब ऐसे होगा, मतलब ये एन और एस के बीच में, एन को पहले डाल दो, एस को बाद में डाल दो। आप एस और एन को कैसे भी कर सकते हो, लेकिन पी को नहीं ला सकते, क्योंकि एंगल कहाँ बन रहा है, पी पर बन रहा है। एस और एन को आपको जैसे करना है करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंगल भी बता दिया कि परावर्तन कोण कैसे लिखना होता है, आपतन कोण कैसे लिखना होता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि आपतन कोण क्या है भाई, जैसा कि चित्र में एनपीओ आपतन कोण है, जैसा कि चित्र में एनपीएस क्या है, आपतन परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। कैसा कोण है, परावर्तन कोण है। ठीक है, ये हो गया 5 नंबर का आज, मतलब सोचा जाए तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लियर हो गया, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आगे के क्लास में हम देखेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों को भी सीखेंगे। और एक झलक के रूप में हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है कल, क्योंकि समतल दर्पण अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, तो हम कल सीखेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, और भी इंटरेस्टिंग चीजों को। ठीक, तो हम थोड़ा सा हट जाते हैं, एक बार फिर भी नजर मार लीजिए कि परावर्तन क्या है। ठीक है, अगर हमें एक दृष्टिकोण दिया जाए तो हमने प्रकाश बता दिया था कि प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। किरण, सीधी रेखा में प्रकाश की किरण को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण पुंज 3 तरह के, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। प्रदीप्त पदार्थ जिससे प्रकाश निकलती है और प्रदीप्त पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश प्रकाश का किसी माध्यम से टकराकर, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और उसके बाद कि प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन से टर्म होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सबका डेफिनेशन हो गया, सबका डेफिनेशन हो गया। अब क्या है, कल के लिए हमें समतल दर्पण देखना है, उत्तल दर्पण यानी गोलीय दर्पण को देखना है। चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और क्या कहेंगे, अगर आपको अच्छा लगे आप अपनी स्वेच्छा से करिए। धन्यवाद।